नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था आप लोगों से अजिता फाउंडेशन बैच के बारे में कि हम लोग 1 तारीख से आप लोगों की क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं और वो भी धमाकेदार तरीके से। तो हम उस वादे के मुताबिक आप लोगों के लिए आज 1 तारीख है और आज की तारीख में हम लोग अजिता जीएस फाउंडेशन बैच के अंदर पहली क्लास को लेकर आ चुके हैं, वो भी जियोग्राफी की। बात करते हैं अजिता जीएस फाउंडेशन बैच के बारे में। तो जैसा ये बैच एकमात्र ऐसा बैच रहेगा यूट्यूब के ऊपर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और इसका जो कंटेंट आप लोग देखेंगे एकदम धांसू रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम एक बार अपने टाइम टेबल के बारे में। तो टाइम टेबल की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसा कि जियोग्राफी की जो क्लासेस का टाइमिंग है वो 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे के बीच में रहने वाली थी, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही अपनी अनाउंसमेंट वीडियो में बता रखा था। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, जो कि मैंने बताया था हिस्ट्री की क्लासेस जियोग्राफी की क्लासेस के बाद में चलने वाली हैं। ठीक है, तो आज हम जियोग्राफी की क्लास को लेकर आ ही चुके हैं। तो जियोग्राफी की क्लास में हम वर्ल्ड जियोग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको मैं 15 दिनों के अंदर कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। इन केस अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, क्लासेस डिले हो जाती हैं, तो 15 से 17 क्लासेस या 18 क्लासेस भी हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो बात करते हैं, जैसा कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी। तो ये जो वर्ल्ड जियोग्राफी की अपनी क्लासेस हैं आज से ही स्टार्ट होने वाली हैं। अब बात करते हैं हमारा जो पहला चैप्टर रहने वाला है वो कौन सा है। तो पहले चैप्टर की बात करते हैं, हमारा है भूगोल का परिचय और ब्रह्मांड, यानी कि हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में आज की इस क्लास के अंदर। तो पहली अगर बात करते हैं कि जियोग्राफी को पढ़ने के तरीके क्या होते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स आते हैं, वो जियोग्राफी को पढ़ाते तो है लेकिन वो रटवाने का काम करते हैं, लेकिन हम ऐसा काम करने वाले नहीं हैं। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैंने बात करी है जियोग्राफी की, तो जो हमारी जियोग्राफी की पढ़ने का तरीका है, जो जियोग्राफी को पढ़ने के तरीके की अगर बात करें तो 3 तरीके से पढ़ी जा सकती है। एक तो होता है अपना रट्टा मार देना। किसी भी चीज के रट्टा मारने का मतलब है कि आप लोग उसको पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ आप लोग उसको रट्टा मार करके अपने एग्जाम में जाकर के तुक्का मारने का काम करेंगे। ऐसा यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं, मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बता देना चाहता हूं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाला हूं। कंसेप्ट आपको मिलेगा यहीं पर। अगर कहीं पर ट्रिक बन सकती है तो वहां पर हम आपको ट्रिक भी यहाँ पर इनबिल्ड कर देंगे इसी के साथ में। तो आपको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि क्लास में कैसे याद होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 80% क्लास में याद करवाने की गारंटी है हमारी। दूसरी चीज होती है जियोग्राफी को पढ़ने का तरीका, वो होता है मैप। तो मैप से कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, बस क्लासेस को फ्री आप क्योंकि फ्री में देने का काम करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि मैप नहीं पढ़ाते, वो डायरेक्टली लाइन बाय लाइन जियोग्राफी को पढ़ाते चले जाते हैं और आपका उसमें कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, मैप के साथ में चीजों को पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि आपकी खोपड़ी में घुसा देंगे। अब बात करते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 क्या होता है, रियल एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से पढ़ने से क्या होगा कि हमारी चीजें जो होती हैं ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में बनी रहेंगी। जैसे कि आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि हम जो भी चीज करते हैं, जैसे कि हवा जो होती है गर्म होने पर ऊपर की ओर उठती है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि गर्म होने पर ऊपर की ओर उठती है। इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि आप लोगों ने अपने घरों में एग्जॉस्ट फैन देखे होंगे। तो एग्जॉस्ट फैन का क्या होता है, वो हमेशा ऊपर की साइड लगाए जाते हैं। अब ऊपर लगाने का कारण क्या है, तो ऊपर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि गर्म जो हवा होती है ऊपर की साइड जाती है और धीरे धीरे जब वो ऊपर की तरफ जाती है एग्जॉस्ट उसको बाहर निकाल देता है, जिससे हमारा जो रूम होता है वो ठंडा बना रहता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। ये तो हमारा क्या था, एक फॉर्मेट था। तो आप लोगों को क्या करना है, एक नोटबुक ले लेनी है, पेन ले लेना है और साथ में हमारी क्लास के साथ में जुड़े रहना है जब तक कि हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो हम बात करेंगे अब यहां पर जियोग्राफी की। ठीक है, जियोग्राफी, जियोग्राफी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूगोल। ओके, अब जियोग्राफी को जब हम लोग हिंदी में बोल देते हैं भूगोल, तो ये जो जियोग्राफी वर्ड है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक क्या होता है अपना वर्ड, एक वर्ड क्या है अपना है जियो, एक होता है ग्राफोस, जियो प्लस ग्राफोस। देखो यहां पर जो जियो है, जियो का मतलब क्या हुआ, तो यहां पर जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, तो यहां पर जियो का अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी।
आप लोग कमेंट करके बता देना कि जो हम लिख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आगे से क्या करेंगे, चीजों को अपडेट कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज है ग्राफोस। ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है। क्या होता है? वर्णन करना। तो अब ये दो अलग अलग जो शब्द थे, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करने से हुआ क्या कि जियोग्राफी का जो पूर्ण रूप से अर्थ निकल कर आया, यानी कि ये जो जियोग्राफी है इसका पूर्ण रूप से जो अर्थ निकला है, सॉरी माइक नीचे गिर गया था, कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने बताया जियोग्राफी का पूर्ण रूप क्या निकला है, तो जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है ना। अब ऐसा कोई बच्चा ना हो जो बताए कि भैया ये सर जी ये पृथ्वी क्या होता है, इतना तो सभी को पता होगा कि पृथ्वी क्या होता है, ठीक है। तो इतना डीप नहीं जाना है, बट इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि जियोग्राफी का मतलब क्या होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है जियो, दूसरा होता है ग्राफोस। जियो का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है यानी कि वर्णन करना। और टोटल अगर बात करते हैं जियोग्राफी का, तो उसका मतलब हो गया पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें साइड में थोड़ा, कि जो अपने फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, ठीक है। तो फादर ऑफ जियोग्राफी, तो दोस्तों बता देना राइटिंग आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। उस टाइप से हम चीजों को चेंज करते रहेंगे, क्योंकि ये अपनी फर्स्ट क्लास है, तो हो सकता है कहीं कहीं पर मुझे भी मिस्टेक हो जाए, और आप लोग हमारी सुधार करेंगे तो हम आगे अपडेट करते रहेंगे चीजों को। तो फादर ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? देखो फादर ऑफ जियोग्राफी इतना तो आप लोगों को पता होगा कि भूगोल के पिता। इतना हिंदी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर। तो भूगोल के पिता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो भूगोल शब्द है अपना, भूगोल यानी कि जियोग्राफी, जियोग्राफी, ये जो शब्द है यानी कि ये जो वर्ड है वो किसने दिया था, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, ये भी एक क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो बात करते हैं अगर हम फादर ऑफ जियोग्राफी की, तो यहां पर क्या है, फादर ऑफ जियोग्राफी जो अपने हैं वो कौन है? हिकेटियस साहब है। कौन? हिकेटियस साहब, ठीक है। तो कौन है? हिकेटियस साहब है। अब हिकेटियस साहब को ही क्यों मतलब भूगोल का पिता कहा जाता है? क्योंकि इनकी एक बुक थी। क्या थी इनकी? यहां पर हम नीचे लिख के दे रहे हैं यहां पर। तो इनकी एक क्या थी? एक बुक थी। बुक का नाम क्या था? तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो जो बुक का नाम था वो उसका नाम था गेस पेरियोडिक। क्या था? गेस पेरियो पीरियड्स, ठीक है। गेस पेरियड्स करके नाम इनकी किताब का था, ठीक है। तो इन्होंने इस किताब में लिखा कि भूगोल को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, इनके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। और क्योंकि जब कोई, देखो इसका कोई ऐसा तो होता नहीं पिता या इनका जनक, कोई इनको जन्म देने वाला तो है नहीं भूगोल को, बट क्या होता है जनक उसी को मान लिया जाता है जो उसके बारे में अच्छे से वर्णन कर देता है। तो भूगोल का इन्होंने वर्णन कर दिया, इसीलिए क्या होता है हिकेटियस साहब को इसका जनक मान लिया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं जो जियोग्राफी शब्द है किसने यूज किया था, तो ये किया था इरेटोस्थनीज ने। इरेटास्थनीज, तो ये जो शब्द यूज किया था वो किया था इरेटास्थनीज ने, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि जियोग्राफी जो वर्ड है उसका जो यूज किसने किया था, तो वो इरेटास्थनीज ने किया था, ठीक है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न जो जियोग्राफी है, एक क्वेश्चन यहां पर आता है मॉडर्न जियोग्राफी, मॉडर्न जियोग्राफी, तो यानी कि आधुनिक, आधुनिक भूगोल, ठीक है। तो आधुनिक भूगोल के पिता किसको कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। अब आधुनिक का मतलब क्या हो गया? देखो जिस टाइम पर हिकेटियस साहब थे तो वो पुराने टाइम पर थे, लेकिन जब आधुनिक जो अभी टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, चीजें और ज्यादा विस्तारित हो जाती हैं, तो जो यहाँ पर कौन आता है, तो अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट, ठीक है। कौन आते हैं? अलेक्जेंडर बोन
हम्बोल्ट। तो अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट साहब आते हैं, वो इनका और अच्छे से विस्तार कर देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मॉडर्न जियोग्राफी के पिता बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जियोग्राफी की जो शाखाएं होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं जियोग्राफी की शाखाओं के बारे में। जियोग्राफी, ठीक है, यहां पर क्या है कि भूगोल की शाखाएं, भूगोल की शाखाएं। तो देखो, भूगोल को पढ़ने के लिए हमें उनकी शाखाओं को पढ़ना पड़ेगा। तो पहली शाखा जो हमारी होती है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल का मतलब हो गया भौतिक, भौतिक भूगोल। ठीक है, तो फिजिकल का क्या मतलब हुआ, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल को पढ़ेंगे। दूसरी चीज क्या होती है, एक होती है ह्यूमन जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी। अब ह्यूमन जियोग्राफी को बोलते हैं मानव भूगोल। ओके, नंबर 3 आती है, एक आती है, मतलब एक तो हो गया फिजिकल जियोग्राफी, एक ह्यूमन जियोग्राफी, और थर्ड जो आती है हमारी रीजनल, मतलब रीजनल जियोग्राफी। ठीक है, रीजनल जियोग्राफी। रीजनल जियोग्राफी, रीजनल को बोलते हैं प्रादेशिक, प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, अब बात करते हैं इनके अंदर किस किस चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जो हमारी फिजिकल जियोग्राफी है, इसके अंदर हम काहे का पढ़ते हैं, यानी कि जितनी भी नेचर के द्वारा बनाई गई चीजें होती हैं, नेचर यानी कि प्रकृति। ठीक है, जो प्रकृति के द्वारा जितनी भी चीजें बनाई गई हैं। अब प्रकृति के द्वारा कौन कौन सी चीजें बनाई गई, ये तो आपको पता ही होंगे, जैसे पेड़ हो गए, नदियां हो गई, पहाड़ हो गए। ठीक है, इन चीजों को, जैसे कि क्या हो गया, माउंटेन। ठीक है, माउंटेन फर्स्ट। सेकेंड बात करते हैं रिवर्स। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, रिवर्स हो गई। ठीक है, इस टाइप से, मतलब जितनी भी प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीजें, उनका अध्ययन हम करते हैं किसमें, फिजिकल जियोग्राफी में। सेकेंड आता है हमारा ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी यानी कि मानव भूगोल, मानव के द्वारा जो भी चीजें बनाई गई हैं उनके बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे, वो हम करते हैं ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर। जैसे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि कृषि। अपनी जनसंख्या हो गई, यानी कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या। तो इनका जो अध्ययन किया जाएगा, या डैम बना देते हैं हम लोग अपना। ठीक है, डैम। ठीक है, ये जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, अपनी अपनी, क्योंकि ये मानव के द्वारा निर्मित है, तो ये हो जाती हैं ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर। बात करते हैं रीजनल जियोग्राफी में। तो रीजनल जियोग्राफी का मतलब है प्रादेशिक, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक जगह के बारे में बात करते हैं। जैसे यूपी में रहते हैं हम लोग, तो यूपी की क्या हो गई, नदियां हो गई, यूपी की नदियां हो गई, मैदान हो गए, वनस्पतियां हो गई। तो उन चीजों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है जो हमारा पहला चैप्टर था। ठीक है, जो पहला हमारा चैप्टर था कौन सा, हमने बात करी थी यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं थोड़ा। ठीक है, यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स, यूनिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड, सॉरी, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं, इसको, यूनिवर्स को। पहले, अब यूनिवर्स क्या होता है, देखो, संसार में दिखने वाली प्रत्येक वस्तु जो होती है वो हमारी क्या होती है,
वो यूनिवर्स के अंदर आती है। जैसे कि आकाशीय जितने भी पिंड होते हैं, बात करते हैं अगर हम, पहली क्या हो गई, तो यूनिवर्स में क्या क्या आएगा, एक तो अपना सन आता है, यानी कि सूर्य आ जाएगा। दूसरा मून की बात करते हैं, चंद्रमा। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं थोड़ा, मून हो गया, यहां पर हम पृथ्वी की बात करते हैं, यानी कि अर्थ की बात कर लेते हैं, अर्थ। ठीक है, पृथ्वी हो गया। यानी कि इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, यहां पर हम डिफिनेशन लिखे दे रहे हैं उसकी, काहे की यूनिवर्स की। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं जैसा कि यूनिवर्स, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की परिभाषा क्या हो गई, दिखाई देने वाली, दिखाई देने वाली प्रत्येक आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड। ठीक है, दिखाई देने वाली आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड हमने जैसा कि बता दिया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, अर्थ मतलब मून हो गया, अर्थ हो गई, और उसी के साथ में जितना भी सोलर सिस्टम में चीजें आती हैं, बात करें तो सोलर सिस्टम में धूल कण हो जाते हैं, धूल कण अपने होते हैं, धूल कण। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें आप लोग देख पा रहे होंगे, वो सभी चीजें क्या होती हैं, हमारे किसके अंतर्गत आती हैं, वो यूनिवर्स के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि जो अध्ययन होता है, यूनिवर्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यूनिवर्स के अध्ययन के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या होता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं हम कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है, ब्रह्मांड विज्ञान किसको बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी को बोलते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा ब्रह्मांड है वो बना कैसे, आखिर इतनी चीजें हैं। अगर हम बात करें अगर यूनिवर्स की, तो आप लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स है। बात करें अगर यूनिवर्स की, तो एक तारा आप लोगों ने देखा होगा, तो एक तारा जो होता है कितना विशाल होता है। यानी कि जैसे कि तारा हमारा सूर्य हो गया, तो सूर्य में क्या होगा, काफी सारी हमारी पृथ्वी समा जाएगी। एक पृथ्वी कितनी बड़ी है, उसके बाद बात करते हैं पृथ्वी को अगर हम सूर्य में डाल देंगे तो ना जाने कितनी क्या होगा, पृथ्वी सूर्य में चली जाएंगी। सूर्य एक तारा हो गया। एक और ऐसे ही क्या होता है ब्रह्मांड में, एक वो 100 अरब क्या होती है आकाश गंगाएं, और 100 अरब आकाश गंगाओं में 100 अरब तारे होते हैं। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। तो सोच लीजिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है। धीरे धीरे आप लोगों के सामने ये सभी चीजें खुलती चली जाएंगी, तब आप लोग कल्पना करेंगे कि हाँ सच में ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। लेकिन अब ब्रह्मांड बना कैसे, देखो जब ब्रह्मांड बना होगा तो हम लोग तो यहाँ पृथ्वी पर होंगे नहीं, तो आखिर पता कैसे चलता है कि हाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड एक थ्योरी मानी जाती है जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो एक थ्योरी यहां पर क्या है प्रचलित है, जिसको बोलते हैं हम बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो क्या हो गया, बिग बैंग थ्योरी जो होती है, तो जो बिग बैंग थ्योरी है, तो हमने बताया कि बिग बैंग थ्योरी से क्या हुआ, यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है। लेकिन ये जो बिग बैंग थ्योरी हुई है कब हुई है, आप लोगों को पता है तो हम बताते हैं। जो ये हुई है 13.8 अरब साल पहले। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम लोग थे ही नहीं तो हमें पता कैसे चला कि हाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। तो क्या होता है वहां पर, पहले तो बात कर लेते हैं बिग बैंग थ्योरी है क्या। तो देखिए बिग बैंग थ्योरी की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो देखिए बिग बैंग थ्योरी जो है, आप लोगों ने लड्डू जरूर खाया होगा, बूंदी वाला लड्डू। तो बूंदी वाले लड्डू में क्या होता है, बहुत सारी बूंदी होती है, उसको हम क्या करते हैं जब बनाते हैं गोल गोल करते चले जाते हैं, उसको जितना दबाते हैं उतना ही गोल हमारा क्या होता है लड्डू बनता चला जाता है।
ऐसे ही क्या हुआ जब ब्रह्मांड में उस टाइम पर बहुत सारी क्या थी, धूल थी और धूल के कण थे, गैसेस थी, वो सभी क्या हुई आपस में मिलती चली गई और एक गोले का आकार ले लिया उसने। काहे का लिया? एक गोले का आकार ले लिया उसने, इस टाइप से। अब क्या होता है, क्योंकि अब जब गोले का आकार ले लिया, जैसा कि घनत्व उसका कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, क्या हुआ, इसका घनत्व क्या हुआ, हाई हो गया, बिल्कुल ठीक है, घनत्व इसका हाई हो गया। अब क्या होता है, एक अनजानी से क्या होती है, एक शक्ति आती है, वो क्या करती है, इन कणों को दूर दूर खींचने लगती है, अपनी तरफ खींचने लग जाती है इस तरीके से। तो ये जो लड्डू होता है, ये क्या होता है, फट जाता है। और क्योंकि जब लड्डू फटेगा क्या होगा, बूंदी इधर उधर फैल जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से क्या हुआ, जो ये गोला था, जहां पर क्या था, धूल कण और गैसेस वगैरह थी, वो भी क्या हुई, अलग अलग हो गई, फट गया ये, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एक ब्लास्ट होता है, क्या हुआ, यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, जिससे इसके अंदर का जितना भी मटेरियल था वो ब्रह्मांड में फैलने लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, बिग बैंग थ्योरी हुई, और इसी से कहा जाता है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई थ्योरी नहीं आई है, थ्योरी तो बहुत सारी आई, लेकिन मान्य जो थ्योरी है वो यही है। अब बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी को दिया किसने, तो इसको दिया था जॉर्ज लेमन तेरे, ठीक है, जॉर्ज लेमन तेरे। साथियों हो सकता है कहीं कहीं पर मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग में, या कहीं कहीं पर हिंदी के वर्ड्स में मिस्टेक हो जाए, तो माफ करिएगा, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग यहाँ पर कंटेंट पर फोकस करेंगे, ना कि यहाँ पर स्पेलिंग पर करेंगे, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये बात करी थी हमने, यहाँ पर 13.8 अरब साल पहले ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन पता कैसे चला कि 13.8 वर्ष पहले हुआ। तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था एडविन हब्बल। कौन आते हैं, एडविन हब्बल। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एडविन हब्बल, ठीक है, एक साइंटिस्ट था एडविन हब्बल। इन्होंने बोला कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो क्या हो रहा है, लगातार विस्तार हो रहा है, अभी भी हम लोग क्या है, विस्तारित हो रहे हैं। ऐसा किसने बोला, एडविन हब्बल साहब ने बोला। और इन्होंने जब ऐसा बोल दिया तो क्या हुआ, लोगों ने, जो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने कैलकुलेशन बैठाई। क्या किया, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में क्या हुआ, ये देखा गया कि आखिर ये जो स्पीड से, जिस स्पीड से अभी ये फैल रहा है, अगर उसी स्पीड से अगर हम पीछे की साइड जाएंगे तो कितनी, मतलब कितना टाइम हो गया होगा। तो उन लोगों ने इस तरीके से अनुमान लगा दिया कि 13.8 अरब साल पहले क्या हुआ होगा, ब्लास्ट हुआ होगा। अगर 13.8 साल पहले हम फिर से पहुंच जाए तो क्या होगा, ये फिर से लड्डू तैयार हो जाएगा। तो तभी से क्या हो रहा है, ये फैल रहा है, हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। और बात करते हैं इसको, जब ये फटा था, इसको जब फटा तो क्या हुआ, इसको बिग बैंग बोल दिया। क्या बोल दिया, बिग बैंग। बट अब साइंटिस्टों का मानना है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब ये जो शक्ति इसको खींच रही थी वो शक्ति हो जाएगी समाप्त। तब क्या होगा, ये लड्डू फिर से तैयार हो जाएगा, यानी कि वो सभी शक्तियां फिर से जब खत्म हो जाएंगी, मतलब उसके चारों तरफ से, तो वो चीजें क्या होगी, आपस में आकर के फिर टकरा जाएंगी और फिर वो लड्डू का बना देगी। इसको क्या बोला गया, सुपर क्रंच, ठीक है। इसको क्या बोला गया, सुपर क्रंच बोला गया। इसको सुपर क्रंच, यानी कि यहां पर हम लिख देते हैं, जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति समाप्त होगी तब हम पुनः उसी स्थिति में, क्या हुआ, मक्खी बैठ गई क्या, उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा सुपर क्रंच। क्या बोला जाएगा, सुपर क्रंच, ठीक है। तो जो चीजें थी, हमने बोला कि जब ब्रह्मांड फैला तो उसको बोलते हैं हम लोग बिग बैंग, और जब वो चीजें आपस में आकर के मिल जाएंगी उसको क्या बोला जाएगा, सुपर क्रंच बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी के साथ में क्या होता, तो उसी के साथ में क्या हुआ
एक सिद्धांत और आता है हमारी लाइफ में अभी नहीं, तो एक सिद्धांत आता है जिसको हम बोलते हैं स्थिर अवस्था का सिद्धांत। स्थिर अवस्था का सिद्धांत, ठीक है। तो एक क्या होता है, सिद्धांत आता है जिसको बोला जाता है स्थिर अवस्था का सिद्धांत। तो जो स्थिर अवस्था का सिद्धांत था कब आया था, 1948 में आया था। किसने, कब आया है, 1948 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर कि इसको लाया कौन था, तो इसको लाने वाले कौन थे, इनका नाम था फ्राइड हॉल, हार्मन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड, ठीक है। ये तीन लोग यहां पर लेकर आए थे। कौन कौन लाया था, फ्राइड, और उसी के साथ एक बूंदी थे, और एक जो तीसरे थे जिनका नाम था थॉमस गोल्ड, ठीक है, जिनका नाम क्या था, थॉमस गोल्ड। ये तीन लोग जो थे, ये तीन लोग लेकर के आते हैं स्थिर अवस्था का सिद्धांत। बट अब बात होती है कि स्थिर अवस्था का सिद्धांत होता क्या है। देखिए, जो जॉर्ज लेमन तेरे थे, आप लोगों को मैंने बताया कि जो जॉर्ज लेमन तेरे थे, जॉर्ज लेमन तेरे, तो जॉर्ज लेमन तेरे ने क्या बताया था कि जो चीजें हैं वो विस्तारित हो रही हैं। जैसे कि हम बताते हैं आपको, यहां पर एक गोला है, दूसरे गोले में क्या हुआ, ये जो चीजें थी अलग अलग होने लग गई, ठीक है। फिर और फैला जब, तो क्या हुआ, चीजें और दूर दूर होने लगी। भाई अब सोचो ना कि जब कोई चीजें क्या होती है, फैलती हैं और चीजें वही बनी रहें, और क्या होगा, स्थान बदलता, मतलब स्थान क्या है, फैलता रहे, तो क्या होगा, चीजों के बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा। बट यहाँ पर जो आते हैं अपने, जो थॉमस गोल्ड और बूंदी और फ्राइड जो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने क्या बोला, जो इन्होंने स्थिर अवस्था का सिद्धांत दिया, उसमें क्या बोला कि एक गो गोला था, ठीक है, यहाँ पर एक कोई चीज होगी, तो यहाँ पर दूसरा जब ये विस्तारित होगा ना, मान लेते हैं यहाँ पर चीजों के बीच बिल्कुल क्या होगा, सिस्टेमेटिक तरीके से गैप बनेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी पहुंच जाएगा। यानी कि उनका मानना था कि स्थिर अवस्था यानी कि चीजें क्या होंगी, मतलब ब्रह्मांड तो फैलता रहेगा, लेकिन जो चीजें होंगी जहां पर गैप बन जाएगा वहां पर दूसरी चीज उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ा और यहाँ पर एक और बड़ा बना देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, गैप बिल्कुल बराबर रहेगा, यानी कि गैप में बैलेंस बना रहेगा। ऐसा किसका मानना था, ये थॉमस गोल्ड और उनके जो साथी लोग थे, उनका ऐसा मानना था, ठीक है। यानी कि बीच में गैप नहीं बनेगा, बाकी क्या हो जाएगा, चीजों में मतलब विस्तार तो होता रहेगा, लेकिन बीच जो चीजें होंगी वो चीजें क्या होंगी, उसके बीच का जो गैप तो मतलब बढ़ता रहेगा, लेकिन चीजें वहां पर उत्पन्न होती रहेंगी, नई नई चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं जो स्टडी अवस्था का जो सिद्धांत था, इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया मेरे दोस्तों। इसको किया गया रिजेक्ट, क्योंकि ये उसने अपने आप को साबित नहीं कर पाया, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, स्थिर अवस्था का सिद्धांत जो है, इसके एग्जांपल समझते हैं। आप लोगों को हो सकता है थोड़ा समझ में ना आया हो कि कैसे इसमें जो स्पेस बढ़ता चला जाएगा और चीजें दूर दूर होती चली जाएंगी, इसमें चीजें जो है वो दूर नहीं होंगी। जैसे कि आपका एक अकाउंट हो, आपकी सैलरी आती हो 10 तारीख को, और क्या होता है 11 तारीख को आप लोग क्या करते हैं, उसको विड्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए आपके पास क्या था, एक अकाउंट था, अकाउंट, उस अकाउंट में कितने रुपए थे, आपकी सेविंग थी 0, आपकी सैलरी क्या आती है, 10,000 रुपए यहां पर आ जाती है, ठीक है। 10,000 रुपए यहां पर सैलरी आ गई आपकी। फिर क्या हुआ, अगले ही दिन आपके वो 10,000 रुपए क्या हो गए, खर्च हो गए। अब यहां पर क्या हुआ, आपके अकाउंट में सैलरी आई और चली गई, लेकिन आपके अकाउंट की जो स्थिति थी, यानी कि जो इसका स्टेटस था, वो क्या रहा, सेम रहा, यानी कि 0 ही रहा। समझे आप, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन उनके जो मतलब अकाउंट की जो स्थिति थी वो 0 थी। सेम ऐसे ही था, यानी कि ब्रह्मांड तो विस्तारित हो रहा था, लेकिन उसी के साथ में क्या था, जो चीजें थी मतलब एक की जगह पर दूसरी चीज आ जा रही थी, यानी कि चीजों में गैप नहीं बढ़ रहा था, बस ब्रह्मांड विस्तारित होता चला जा रहा था। ये क्या थी, एक थ्योरी थी जिसको हम बोलते हैं स्थिर अवस्था का सिद्धांत। ओके, अब बात करते हैं आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिल्की वे यानी कि गैलेक्सी की।
अब हम आपको थोड़ा फोटो वगैरह से समझाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, हमारी गैलेक्सी है। क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, गैलेक्सी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये गैलेक्सी है। गैलेक्सी में क्या होता है, देखिए यहां पर क्या है, सबसे बीच का जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग, यहां पर दिख नहीं रहा है, हम यहां पर क्या करेंगे, थोड़ा और कलर ले लेते हैं, इसको बोलते हैं बल्ज। क्या बोलते हैं, बल्ज। ठीक है, ये हो गया हमारा बल्ज। और उसी के साथ में अगर हम बात आगे करते हैं, ये हमारी पूरी क्या है, गैलेक्सी है। क्या है, गैलेक्सी है। इसी को अभी हमें पढ़ना है। ठीक है, अब एक और फिगर यहां पर हम ऐड करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे यहां पर। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को क्लियर विजुअल ना हो रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लेंगे। अब देखिए यहां पर क्या होता है, देखिए हमारी जो गैलेक्सी है, यानी कि गैलेक्सी तो हमने बताया कि जो गैलेक्सी होती है बहुत सारी होती है, 100 अरब गैलेक्सी हैं, बट हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हम लोग रहते हैं, मिल्की वे। मिल्की वे यानी कि इसको हम बोलते हैं दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला, या इसको इसको ही हम क्या बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मिल्की वे, दुग्ध मेखला या मंदाकिनी, ये हमारी ही सोलर, वो हमारी जो गैलेक्सी है उसी का नाम है। ठीक है, तो ये जो हमारी मिल्की वे है कहां पर, आखिर ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में है कहां पर, तो ये हमारी गैलेक्सी है। नहीं नहीं सॉरी, हम गैलेक्सी क्या देख रहे हैं, हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम यहां पर है। हम बात करते हैं अपने जो क्या बोलते हैं उसको, ओरियन स्पर। हाँ, तो हमारी जो ये गैलेक्सी है पूरी, यहाँ पर हम आप लोगों को बताएं, ये जो हमारी गैलेक्सी है, ये पूरी हमारी गैलेक्सी है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, कहां पर, ये। ठीक है, ये आउटर डोर हो गई, ये हो गया हमारा पर्शियन आर्म, ये हो गया ओरियन स्पर। ठीक है, ये शाखाएं होती हैं किसकी, अपनी ये गैलेक्सी है मिल्की वे, उसकी ये क्या है, शाखाएं हैं। और ये ओरियन स्पर आप लोग जो देख पा रहे होंगे, यहीं पर क्या है, हमारा सोलर सिस्टम है। यानी कि हम लोग जहां पर रह रहे हैं वो क्या है, मिल्की वे का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हम लोग, हमारा जो है सोलर सिस्टम है यहाँ पर है, और हम लोग यहाँ पर ही निवास कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने मिल्की वे के बारे में। ठीक है, नए पेज लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, मिल्की वे, मिल्की वे। ठीक है, गैलेक्सी। तो हमने पहला पॉइंट यहां पर क्या लिखवाया था, पहला पॉइंट क्या हो गया, यानी कि सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कहां पर, सोलर सिस्टम ओरियन स्पर में स्थित। ठीक है, तो हमारा जो मिल्की वे है, मिल्की वे में क्या होता है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो ओरियन स्पर में क्या है, स्थित है। अब बात करते हैं हमारी गैलेक्सी जो है, हमारी गैलेक्सी की सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है। तो हमारी गैलेक्सी की जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है, नियरेस्ट गैलेक्सी, नियरेस्ट गैलेक्सी का मतलब है निकटतम, निकटतम गैलेक्सी। ठीक है, निकटतम गैलेक्सी। तो हम बात करें निकटतम गैलेक्सी की, तो हमारी जो निकटतम गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या है, एंड्रोमेडा। ठीक है, क्या है, एंड्रोमेडा। ठीक है, ये क्या है, हमारी क्या है, एक गैलेक्सी, वो जो निकटतम गैलेक्सी है हमारी। देखो हमारी सबसे निकटतम गैलेक्सी की बात करते हैं कौन सी है, तो वो आकाशगंगा हो जाएगी, यानी कि मिल्की वे हो जाएगी। बट हमारी मिल्की वे की सबसे निकटतम कौन सी हो जाएगी, तो वो कौन सी है, एंड्रोमेडा, यानी कि ये नंबर सेकंड पर आती है। ठीक है,
अब बात करते हैं अगर हम तीसरे की, तो है एनएसजी। ठीक है, दूसरी यहां पर हम बात कर लेते हैं दूसरी दूसरी सबसे निकटतम गैलेक्सी। तो दूसरी सबसे निकटतम गैलेक्सी की बात करते हैं, उसका नाम क्या है? एनएसजी एन सॉरी तो जो हमारी दूसरी है जिसका नाम क्या है? एनजीसी M33। क्या है? एनजीसी M33। तो ये क्या है? हमारी सेकेंड गैलेक्सी है जो कि हमारी मिल्की वे से बहुत ज्यादा ही करीब में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको देखा किसने था, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी है, इसको सबसे पहले किसने देखा? तो सबसे पहले देखा है इसको, सबसे पहले किसने देखा? तो सबसे पहले इसको देखा था क्या बात करते हैं, सबसे पहले देखा है इसको गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो साहब ने। ठीक है, गैलीलियो साहब ने इसको सबसे पहले क्या किया था? देखा था। किसको देखा था? अपनी जो दुग्ध मेखला, यानी कि जो अपनी मंदाकिनी है, मंदाकिनी की सबसे नियरेस्ट कौन सी है? तो वो हमारी होती है एंड्रोमेडा। दूसरी अगर नियरेस्ट की बात करते हैं एनजीसी M33 होती है। ठीक है, उसके बाद करते हैं इसके आकार की, यानी कि अपना मिल्की वे कैसा है, आकार इसका कैसा है। ठीक है, तो इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार जो है स्पाइरल है। ठीक है, स्पाइरल टाइप में है, यानी कि सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार। तो हमारा जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी का जो आकार है वो सर्पिलाकार है, यानी कि इस टाइप से है। हम आपको बताएं, सॉरी, ठीक है, इस टाइप से हमारी क्या होती है? गैलेक्सी होती है। ये हमारी क्या है? मंदाकिनी है, यानी कि इसको हम बोलते हैं मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे में ही क्या होता है? यहाँ पर एक होता है ओरियन स्पर। ठीक है, क्या होता है? ओरियन स्पर, जहां पर क्या होता है? हम लोग रह रहे हैं, यानी कि हमारा सौर मंडल यहीं पर है। मिल्की वे हो गया, इसका आकार कैसा होता है? स्पाइरल होता है। ठीक है, अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं जो इसका अदर नेम क्या है, वो तो मैंने बता दिया, मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला है। और अगर हम इसके सेंटर की बात करते हैं, यहाँ पर एक सेंटर होता है, ये दूसरा कलर से हम बता देते हैं। यहाँ पर ये जो सेंटर होता है, इसको हमने पहले भी बताया था, इसको क्या बोलते हैं? बल्ज बोलते हैं। और बल्ज क्या होता है? यहाँ पर सबसे ज्यादा घनत्व होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा घनत्व अगर गैलेक्सी में कहीं पर पाया जाता है तो कहां पर होता है? बल्ज में, क्योंकि बल्ज में ही जितने क्या होते हैं, हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल। तो ब्लैक होल सब यहीं पर पाए जाते हैं, आगे चल करके हम आपको बताएंगे। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं जो अपनी सेकेंड पेज लेते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? मिल्की वे है, मिल्की वे। अब यहाँ पर मिल्की वे में क्या हो गया? जो हमारी मिल्की वे और सेंटर, मिल्की वे का सेंटर है और सूर्य की जो दूरी है कितनी है? 32,000 किलोमीटर है। यहाँ पर मैंने बताया था ओरियन स्पर है, यानी कि यहाँ से इसकी दूरी क्या है? 32,000 समथिंग है। ठीक है, 32,000 के करीब इसकी क्या है? दूरी है 32,000, वो भी किसमें? प्रकाश वर्ष में, 32,000 प्रकाश वर्ष। आप लोग साथ में ही नोट्स बना करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई नोट्स बनवाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको चीजों को समझाने के लिए आया हूँ। तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ उनके नोट्स को अपने आप यहाँ पर क्या है? तैयार करना पड़ेगा। बाकी पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाएगी, जो बोर्ड पीडीएफ है या बाकी जो भी पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो टेलीग्राम का चैनल है वो लास्ट में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। और यहाँ पर क्या होता है? मैंने बताया यहाँ पर क्या है? ये पार्ट इसको बोलते हैं बल्ज। ठीक है, ये बल्ज हो गया। तो बल्ज में ही क्या होता है? सबसे ज्यादा यहां पर क्या पाया जाता है? ब्लैक होल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का याद रखना। तो एक बार क्यूक रिवीजन कर लेते हैं। हमने मिल्की वे में क्या पढ़ा? मिल्की वे का आकार कैसा होता है? कमेंट करके बताइए। सर्पिलाकार होता है। सबसे नजदीक की जो हमारी गैलेक्सी होती है वो कौन सी होती है? एंड्रोमेडा। सेकेंड एनजीसी M33 होती है। बात करते हैं बल्ज से लेकर के सूर्य के बीच की दूरी जो कितनी है? 32,000 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रकाश वर्ष के अंदर। यहाँ पर ही मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, जो प्रकाश वर्ष होता है ये काहे की दूरी है? ये दूरी की
दूरी का मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, प्रकाश वर्ष देख करके लोग क्या सोचते हैं, ये टाइम की, यानी कि यहाँ पर वर्ष लगा हुआ है टाइम की है, लेकिन ये टाइम की नहीं है, ये काहे की है, तो ये दूरी का मात्रक होता है, कौन सा, प्रकाश वर्ष, ठीक है, याद रखना आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, देखिए यहाँ पर हम एक बात बताते हैं आपको, जैसे कि ये अपनी क्या है, गैलेक्सी है। इस तरीके की गैलेक्सी ना जाने ब्रह्मांड में कितनी है, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप की गैलेक्सी जो है हमारे ब्रह्मांड में कितनी है, तो हमारे ब्रह्मांड में अगर गैलेक्सीज की बात करते हैं तो कितनी है, 100 अरब है। 100 अरब गैलेक्सी है, कितनी, 100 अरब गैलेक्सी। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं, इस गैलेक्सी में कितने क्या होते हैं, तारे होते हैं, क्या होते हैं, तारे, ठीक है। ठीक है, यहां पर क्या है, ये तारे हैं। इसी तरीके से हर एक गैलेक्सी में क्या होते हैं, तारे होते हैं, ठीक है। अब ये तारों की जो संख्या होती है एक गैलेक्सी के अंदर, वो कितने तारे होते हैं एक गैलेक्सी में, तो एक गैलेक्सी में 100 अरब क्या होते हैं, तारे होते हैं, 100, ठीक है, 100 अरब, 100 अरब तारे होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और हर एक आकाश गंगा में क्या होता है, 100 अरब तारे पाए जाते हैं, और तारों का आकार तो आप लोगों को पता ही है कितना होता है। तो इस तरीके से एक बात और करते हैं, एक में जब एक गैलेक्सी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक गैलेक्सी हो गई। इसी तरीके से अगर हम 3 गैलेक्सी को आपस में मिला देते हैं, ठीक है, अगर हम 3 गैलेक्सी को आपस में मिला देंगे तो ये हमारा क्या बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर। हिंदी में भी इसको हम सुपर क्लस्टर ही बोलेंगे, ठीक है, क्लस्टर, ठीक है। यानी कि एक गैलेक्सी गैलेक्सी है, अगर हम 3 गैलेक्सी को आपस में मिला देते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यानी कि सौर जो हमारा सौर मंडल है, यानी कि सूर्य कैसे निर्माण होता है, यानी कि तारे, तारे को बोलते हैं हम लोग स्टार, स्टार हो गया यानी कि हमारा तारा। तो तारों को कैसे इनका कैसे निर्माण होता है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है हमारे ब्रह्मांड में, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग क्या करें, मतलब क्या होता है ब्रह्मांड में, क्या था, गैस थे और धूल थे। तो गैस और धूल के क्या थे, यहाँ पर बादल हुआ करते थे। यहाँ पर क्या था, गैस और धूल, गैस और धूल के कण हुआ करते थे, धूल के कण। फिर क्या हुआ, टाइम के साथ साथ इन जो गैसेस थी और ये जो गैस और जो धूल कण थे वो आपस में पास आने लग गए। तो इनसे क्या हुआ, ये घने हो गए, ठीक है। घने होने से क्या हुआ, इनके बादल बन गए, ठीक है। तो इनके बादल बन गए, यानी कि गैसों के बादल, गैसों के बादल। अब गैसों के बादल की अगर हम बात करते हैं तो गैसों के बादल को बोला जाता है निहारिका। क्या बोलते हैं, निहारिका। इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेबुला। आप लोग इंग्लिश के शब्दों को भी ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि एसएससी हो गया, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, वहां पर क्या होता है, इंग्लिश वर्ड्स को दे दिया जाता है एंड बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने बताया यहाँ पर गैसों के बादल हो गए, यहाँ पर नेबुला हो गया। उसी के साथ में अब इसमें क्या होगा, जब ये और ज्यादा पास में आते हैं तो ये क्या करते हैं, अब क्योंकि गैसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर गैसेस भी थी, तो गैसेस कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस। तो 4 हाइड्रोजन गैस मिलकर के क्या होती है, एक हीलियम गैस का निर्माण करने लग जाती है। 4 हाइड्रोजन गैसेस मिलती हैं और उनमें संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, वो क्या बन जाता है, हीलियम बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, वो तारा बन जाता है। जब इनमें संलयन स्टार्ट हो जाता है, यानी 4 हाइड्रोजन के कण मिलकर के एक हीलियम बना देते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा तारा बन जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तारा हो गया, यानी कि स्टार हो गया। अब बात यह आती है कि यानी कि जो तारा है, इसको मतलब इसका समापन कैसे होगा, समाप्त कैसे होंगे। तो जो तारा समाप्त होगा, यानी कि तारे की जो लाइफ लाइन है, तारे की लाइफ लाइन,
देखो, अब तारा जो बन जाता है हमारा, ये तारा है, ये तारा हो गया हमारा, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टार। हम दोनों बायोलॉन्गियल लेकर चले, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं लिखकर आपको पढ़ा पाऊँ, लेकिन क्योंकि टाइम कम पड़ जाएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। दोनों चीजें जहां पर महत्वपूर्ण लगेगा मैं बता दूंगा। तो तारा जो होता है यानी कि स्टार जो होता है, स्टार में क्या होता है, एक चंद्रशेखर साहब थे। कौन? चंद्रशेखर साहब, जिनका मैं यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ, चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर साहब जो थे, तो चंद्रशेखर जो साहब थे, इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी कि कोई भी अगर तारा होगा वो सूर्य के आकार के, सूर्य के आकार से 1.44 गुना, ठीक है, 1.44 गुना अगर होगा तो इस थ्योरी पर काम करेंगे हम लोग। अब देखो तारे में क्या होगा, तो चंद्रशेखर बाबू जी ने क्या बोला था कि 1.44 गुना। अगर कोई भी तारा जो होगा सूर्य से क्या होगा, 1.44 गुना से अगर अधिक होगा, बड़ा होगा, तो वो क्या चला जाएगा, यहां पर नीचे आ जाएगा। अगर वो छोटा होगा इससे तो वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा मतलब यहां पर क्या होगा, नहीं सॉरी, यहां पर पहले तो क्या हो जाएगा, जो हमारा जो तारा होता है, तारा, तो जो तारा होगा हमारा, वो जब तारे में क्या होता है, ईंधन खत्म होगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि सूर्य का भी ईंधन खत्म हो जाएगा। तो जो तारा जब खत्म होने की कगार पर होता है, तब क्या होता है, इसका आकार बढ़ने लगता है। यानी कि ये तारा छोटा था, यहां पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लाल दानव। लाल दानव, ठीक है, रेड जेंट। तो इसको हम लाल दानव के नाम से जानते हैं। जब, एक बात याद रखना, ये फैक्ट है कि जब भी किसी भी तारे का क्या होता है, ईंधन समाप्त होने को होता है, तो उसका आकार बढ़ने लग जाता है और उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, इसीलिए उसको लाल दानव बोला जाता है। अब लाल दानव के क्या होगा, लाल दानव से 1.44 गुना अगर है, मतलब सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अगर अधिक, वो कम है, अरे सॉरी यार, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इसको हम थोड़ा यहाँ से इरेज करे दे रहे हैं ताकि हमारा पूरा फिगर बन जाए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो 1.44, तो यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, जिसको हम बोलते हैं श्वेत, श्वेत वामन, ठीक है, श्वेत वामन। अब धीरे धीरे क्या होता है, देखो हमने यहाँ पर बताया कि तारे में सबसे ज्यादा रोशनी कहां पर होती है, जब तारा बना होता है। उसके बाद में क्या होगा, जब उसका ईंधन खत्म होता है तो वो लाल दानव बन जाता है और इसकी रोशनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर वो क्या होता है, 1.44 गुना अगर कम, मतलब 1.44 गुना से कम है, तो वो बने जाएगा श्वेत वामन। और श्वेत वामन की धीरे धीरे जो लाइटिंग होती है वो भी समाप्त हो जाती है, तो ये बन जाता है ब्लैक ड्वार्फ। क्या बनेगा, ब्लैक ड्वार्फ। और ब्लैक ड्वार्फ का मतलब है काला वामन, ठीक है, काला वामन, ठीक है गाइस। अब दूसरी चीज आती है, यानी कि सूर्य का द्रव्यमान ऐसा तो है नहीं, सूर्य के द्रव्यमान से बड़े तारे नहीं, सूर्य से बड़ा कोई तारा नहीं है, सूर्य से भी बड़े तारे हैं, तो उनका जीवन काल कैसे समाप्त होगा, तो वो क्या होगा, नीचे चले जाएंगे। और नीचे जाने का मतलब है वो क्या बन जाएंगे, सुपरनोवा बन जाएंगे। क्या होगा, सुपरनोवा, सुपरनोवा, ठीक है, तो सुपरनोवा बन जाएंगे। सुपरनोवा को ही हम अभिनव तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिनव, अभिनव तारा, अभिनव तारा। और इसी को हम बोलते हैं विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर सुपरनोवा, यानी कि जब लाल दानव जो है सूर्य के द्रव्यमान से बड़ा हो जाएगा, 1.44 गुना से ज्यादा बड़ा होगा, तो सुपरनोवा बनेगा। सुपरनोवा का मतलब अभिनव तारा भी बोलते हैं, इसी को हम विस्फोटक तारा के नाम से जानते हैं। और इससे दो, और जब ये ब्लास्ट होता है, ये जो तारा होगा, ये जब ब्लास्ट होगा तो इससे दो चीजें और निकल आती हैं। क्या निकलती हैं, दो चीजें निकलती हैं। एक का नाम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन तारा। एंड सेकेंड जो चीज आती है वो आती है हमारा ब्लैक होल, ब्लैक होल। अब एक यहां पर प्लस पॉइंट वाला हम आपको सिखा दें, जो अपना ब्लैक होल होता है, इसकी खोज किसने करी थी, तो यहां पर लिख लेना आप लोग, ब्लैक
होल की खोज, ब्लैक होल की खोज तो वो किसने करी थी? चंद्रशेखर बाबू ने करी थी। किसने? यस चंद्रशेखर। किसने? यस चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? यस चंद्रशेखर हो गया। ठीक है, तो एस चंद्रशेखर ने क्या करा था? ब्लैक होल की खोज करी। और एस चंद्रशेखर ने ही क्या करा था? यहाँ पर हम बात करें अगर, तो 1.44 गुना वाला जो कंसेप्ट दिया था वो भी किसने दिया था? वो भी एस चंद्रशेखर साहब ने ही दिया था। ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है। यानी कि तारा है, तारा जब ईंधन समाप्त होता है उसका क्या हो जाता है? वो लाल दानव बनता है। 1.44 गुना अगर छोटा है तो क्या हो जाएगा? व्हाइट डॉर्फ बनेगा, उसके बाद ब्लैक डॉर्फ बनेगा। सुपरनोवा अगर बड़ा होता है तो सुपरनोवा बनेगा, और फट जाएगा तो न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल बन जाता है। धीरे धीरे जो न्यूट्रॉन तारा होता है वो भी ब्लैक होल में मिल जाता है, और जो यहाँ पर ब्लैक डॉर्फ होता है वो भी ब्लैक होल में जाकर के मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, ये तो छोटे तारे होते हैं जो ब्लैक डॉर्फ है, लेकिन ब्लैक होल क्या होता है? इसका जो मैग्नेटिक पावर होती है इतनी ज्यादा होती है कि वो आस पड़ोस के जो भी होते हैं वो उनको खींच लेता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जितने भी तारे होते हैं उनका अंत कहाँ होता है? ब्लैक होल में ही जाकर के हो जाता है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था नेबुला। तो नेबुला जो था, नेबुला, तो नेबुला को हम बोलते हैं गैसों के बादल। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो गैसों का बादल, गैसों का बादल। ठीक है, गैसों का बादल बोलते हैं नेबुला को। अब अगर हम बात करते हैं उसी के साथ में, अब जो नेबुला थ्योरी थी किसने दी थी? अब देखो, नेबुला को बोलते हैं गैसों का बादल। इसकी जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को किसने दिया? थ्योरी किसने दी? तो यहाँ की जो इनकी थ्योरी थी वो किसने दी थी? तो वो इमैनुअल कांट थे, और उसी के साथ लाप्लास थे। तो इमैनुअल कांट जो थे, इमैनुअल कांट पहले नंबर पर आते हैं। इमैनुअल 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 कांट। ठीक है, नंबर सेकंड पर आते हैं लाप्लास। लाप्लास, लाप्लास। लाप्लास, इमैनुअल इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट यानी कि जो थ्योरी किसने दी थी, नेबुला थ्योरी किसने दी थी? तो वो इमैनुअल कांट थे। और कौन था? लाप्लास थे। अब देखो, इमैनुअल कांट जो थे इन्होंने कब दी थी? 1755 में। इनकी जो थ्योरी का टाइमिंग है उन्होंने कब दी थी? तो 1755 में दी थी यहाँ पर। बट ऐसा होता है ना कि जब कोई एक आदमी आगे बढ़ रहा होता है तो उसकी गलतियां निकाल करके दूसरा आदमी क्या करता है? उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसी तरीके से जो लाप्लास साहब थे उन्होंने क्या किया? उसको नीचा दिखाने के लिए ये थ्योरी में संशोधन करते हैं, और क्या बोलते हैं 1796 में कि भाई साहब उनकी तो थ्योरी गलत है, हमारी थ्योरी सही है। तो ये नेबुला थ्योरी थी। नेबुला से क्या बना है? तारों का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? तो जो सोलर सिस्टम है उसकी उत्पत्ति की। ठीक है, सोलर सिस्टम क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल, सौर मंडल की उत्पत्ति। ठीक है, सौर मंडल की उत्पत्ति किस तरीके से हुई इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब सौर मंडल की उत्पत्ति जो हुई है आज से कब, कितने टाइम? 4.8 अरब साल पहले हुई है। सौर मंडल का जो उत्पत्ति हुई है 4.8 अरब साल पहले। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करते हैं किससे हुई है, तो मैंने अभी बताया था नेबुला से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? नेबुला से इसकी उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो 4.8 अरब साल पहले इसकी उत्पत्ति होती है, और कहां पर होती है? तो नेबुला से होती है। इसकी उत्पत्ति के लिए सबसे पहले जो इमैनुअल कांट बताते हैं
वो क्या करते हैं, सूर्य घूम रहा है, तो यहाँ पर एक थ्योरी आती है इमैनुअल कांट साहब की। इमैनुअल कांट साहब आपको याद होंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इन्होंने क्या किया था, न्याय का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया कि जो सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। क्या बताया इन्होंने कि सूर्य जो है घूम रहा है, इस कारण इसकी बाहरी परत, नहीं, जो इमैनुअल कांट थे इन्होंने क्या बताया था, यानी कि सूर्य घूम रहा है और इस कारण इसकी बाहरी परत गिरी और सूर्य बन गया। ठीक है, सूर्य घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, इस कारण उसकी बाहरी परत टूटकर ग्रह बन गए। ठीक है, बट इस थ्योरी को क्या हुआ, मान्य नहीं किया गया, इस थ्योरी को क्या हुआ, फेल कर दिया जाता है। फिर निहारिका सिद्धांत आता है जो कि लाप्लास ने दिया था 1796 में, कांट के थ्योरी में चेंज करके बताया उन्होंने कि सूर्य की बाहरी परत ठंडी हो गई, और उससे, यानी कि जो दूसरे थे लाप्लास, इन्होंने क्या बोला 1796 में, इनके थ्योरी में चेंज किया, किसकी, इमैनुअल कांट की थ्योरी में चेंज किया। ठीक है, बट इनकी जो थ्योरी थी उसको भी मान्य नहीं किया गया। क्यों नहीं मान्य किया गया, क्योंकि इन्होंने भी बताया कि जो सूर्य है वो घूम तो रहा ही है, लेकिन क्या हुआ, उसकी जो बाहरी परत थी वो ठंडी हो गई। उन्होंने बोला कि सूर्य घूम रहा है और उसकी बाहरी परत टूट गई, लेकिन जो लाप्लास साहब है उन्होंने बोला कि जो देखो इमैनुअल कांट जी ने बताया वो गलत है, मैं बता रहा हूँ वो सही है। क्या सही है, कि जो सूर्य है वो घूम तो रहा ही है, उसी के साथ में क्या हुआ, उसकी जो बाहरी परत थी वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर वो टूट जाती है और ग्रह बन जाते हैं। ये भी उनकी जो थ्योरी थी उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। थर्ड थ्योरी जो आती है वो आती है डुअल स्टार थ्योरी। ठीक है, कौन सी आती है, अपनी आती है डुअल स्टार थ्योरी। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं डुअल स्टार थ्योरी। ठीक है, डुअल स्टार थ्योरी। ठीक है, डुअल स्टार थ्योरी आती है। डुअल स्टार थ्योरी यानी कि दो लोगों ने दी थी, इनको किसने दिया, दो लोगों ने दिया था। ठीक है, दो लोगों ने दिया। अब दो लोगों ने दिया, इसको किसने किसने दिया, तो बात करते हैं। तो पहले जो थे चेम्बरलिन थे। चेम्बरलिन साहब क्या होते, सूर्य के पास, इनका मानना था कि एक सूर्य है, सूर्य के पास से एक, मतलब सूर्य के पास में ही एक क्या था, तारा हुआ करता था, और वो तारा उसने क्या किया, उसके गुरुत्वाकर्षण से क्या हुआ, सूर्य का एक ऊपरी भाग टूट करके बाहर आ गया और ग्रह बन जाते हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं मिल पाता है तो ये भी कैंसिल हो जाती है। दूसरे आते हैं जीन साहब भी बोलते हैं कि जो तारा है उसके पास से क्या है, दूसरा तारा निकला और सूर्य की जो परत थी बाहरी वो टूट गई और ग्रह बन गए। उनकी जो थ्योरी थी उसको भी फेल कर दिया जाता है। यहाँ पर कौन से, पहले तो आते हैं चेम्बरलिन साहब। एक तो थे चेम्बरलिन, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि ये अपना तारा है, यानी कि ये सूर्य है, सूर्य के पास में ही एक दूसरा तारा था। ठीक है, और इनके बीच में क्या था, एक गुरुत्वाकर्षण बल था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, इससे क्या हुआ, ये सूर्य की जो बाहरी परत होती है वो क्या हुई, टूट गई, और इससे क्या हो गया, ग्रह बन गए। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी को भी अमान्य घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो अपने जो ग्रह है, ग्रह की जो प्रकृति है और जो सूर्य की प्रकृति है वो दोनों अलग अलग हैं, और जब इनके जो मटेरियल है, दोनों का मटेरियल मैच नहीं खा रहा है, तो किस तरीके से इस थ्योरी को मान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जीन्स साहब आते हैं, वो भी अपना दिमाग लगाते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई जो चेम्बरलिन साहब ने बताया वो गलत है। कौन आते हैं, जीन्स साहब आते हैं, जीन्स, ये अपना दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं और ये बोलते हैं कि भाई देखो जो चेम्बरलिन बता रहे थे वो गलत है, मैं बता रहा हूं आपको क्या हुआ, कि सूर्य के पास कोई तारा था नहीं, सूर्य तो था ही, सूर्य तो अपनी जगह पर था। क्या हुआ, एक तारा यहां से गुजर रहा था। ठीक है, ये तारा यूं निकलकर यहां से निकल गया, जिससे उसकी जो गति थी, गति से क्या हुआ, इसका जो बाहरी का टुकड़ा था वो टूट गया और ग्रह बन गया।
भाई देखो किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है हम लोगों को। यानी कि जो थ्योरी चेम्बरलिन साहब ने दी थी भाई, तो थ्योरी क्या हुआ, जे साहब ने भी दे दी। बस उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर एक तारा था, उन्होंने बोला वो तारा निकल गया वहां से, बस इतना अंतर था। भाई जब इसके जो इसका जो मटेरियल है वो इससे मैच ही नहीं खा रहा है सूर्य से, तो किस तरीके से थ्योरी मान्य हो जाएगी। तो इसलिए दोनों थ्योरी को क्या हुआ, मान्य नहीं किया जाता। ये भी थ्योरी क्या हुई, रॉन्ग मानी जाती है, गलत मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की संरचना क्या थी, दोनों ही संरचना क्या थी, अलग थी। अब बात आती है डबल स्टार थ्योरी की। ठीक है, क्या आती है, डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी का मतलब है, इसको दिया था लिलिटन साहब ने। किसने, लिलिटन। ठीक है, तो थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इसके कारण क्या हुआ, क्लास को बीच में रोकना पड़ गया था। फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोगों ने छोड़ा था। देखिए हम बात करने वाले हैं अब किसकी, ग्रह के बारे में, यानी कि प्लेनेट्स के बारे में। क्योंकि देखो सौर मंडल में हम जहाँ पर रह रहे हैं उसके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए ग्रह में क्या आती है, हमारी पृथ्वी भी आती है, और पृथ्वी के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, इन चीजों के बारे में थोड़ा डीप नॉलेज हम ले लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं जो ग्रह होते हैं, वह पिंड जिसके पास ना तो खुद की उष्मा होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जिसके पास अपनी कोई एनर्जी नहीं होती है वो, और जिसके पास खुद का कोई लाइट नहीं होती, प्रकाश नहीं होता, यानी कि लाइट नहीं होगी, वो भी क्या होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, या बात करते हैं, ग्रह भी होते हैं, क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, बौने ग्रह भी होते हैं। ग्रह अपने निकटतम तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी आपको पता है, पृथ्वी से एग्जांपल लेते हैं कि सूर्य के चक्कर लगा रही होती है पृथ्वी, तो जब सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा रही है तो क्या हो रहा है, तो वो तारा क्या है, सबसे नजदीक है हमारे, इसीलिए तो ग्रह अपने निकटतम तारे के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रहों का वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। तो लेफ्ट से वो एक होते हैं पार्थिव ग्रह जिसको हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं, दूसरे होते हैं बाहरी ग्रह जिसको हम गैसीय ग्रह के नाम से जानते हैं, या इसको हम जोबियन ग्रह भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, जोबियन ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, जोबियन ग्रह, जोबियन, जोबियन ग्रह। ठीक है, तो एक होते हैं पार्थिव यानी कि आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, दूसरे होते हैं बाहरी ग्रह जिसको हम गैसीय ग्रह या जोबियन ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इन चीजों को। अब पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, चार पार्थिव ग्रह होते हैं। पार्थिव ग्रह कितने होते हैं, तो चार होते हैं, और बाहरी ग्रह जो होते हैं वो भी चार होते हैं। तभी तो हमने बताया कि टोटल 8 होते हैं। तो पहला आता है अपना बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये चार जो होते हैं, चारों प्लेनेट ऐसे प्लेनेट हैं जो किससे बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ये चारों ग्रह किससे बने हुए हैं, तो ये चारों ग्रह चट्टानों से बने हुए, रॉक्स से बने हुए हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पार्थिव या आंतरिक ग्रह बोलते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल चट्टानों से निर्मित होते हैं ये वाले ग्रह, और सूर्य के निकट स्थित होते हैं। यानी कि ये चारों ग्रह क्या है, सूर्य से बहुत ज्यादा नजदीकी इनकी होती है। बात करते हैं बाहरी ग्रहों की, जो क्या होते हैं, बृहस्पति होता है, शनि होता है, अरुण होता है, और वरुण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, शनि हो गया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वरुण, अरुण, वरुण गैस और बर्फ से बने विशाल ग्रह होते हैं। ये क्या होते हैं, गैसों से बने होते हैं। हमने बताया क्या, चट्टानों से बने होते हैं, चट्टानों से। इनकी बात करते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, गैसों से और बर्फ से बने होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रोनॉइट बेल्ट होती है। ये चीज अभी मैंने आपको बताई थी थोड़ी टाइम पहले, जब मैं सोलर सिस्टम का फिगर बनाकर आपको समझाया था कि कितने ग्रह होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो चार ग्रह जो हमने शुरू की बात करी थी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद एक पट्टी टाइप थी, जिस पट्टी में मैंने बताया था क्या है, शुद्र ग्रह टाइप होते हैं। ये जो शुद्ध ग्रह वाली ये पट्टी होती है, ये पट्टी जो होती है, इसको ही क्या बोलते हैं हम, एस्ट्रोनॉइड, एस्ट्रोनॉइड बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज घूमते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर घुमाने वाला क्वेश्चन आता है। एक क्या होता है, शुक्र और अरुण जो होते हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमते हैं, और बाकी जितने भी होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बुध ग्रह को पढ़ते हैं। अब सबसे नजदीक तारा होता है वो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा आता है, तो बुध ग्रह आता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं चीजों को। सूर्य के सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, देखिए ये सूर्य है, देखने में लग रहा है ना सूर्य, सूर्य है। यहाँ पर ये क्या है, ये सबसे छोटा है, इसको ही बोलते हैं हम क्या, बुध। यहाँ पर क्या हो जाए, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, रुकिए रुकिए,
देखिए ये हो गया यहाँ पर अपना बुध, शुक्र। ये थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट है चीजों को, मतलब बनाया है एआई ने, तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुआ है। तो देखिएगा सबसे छोटा ये क्या हो गया, अपना बुध ग्रह हो गया। फिर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं शुक्र ग्रह। पृथ्वी आ गया, यहाँ पर एक मंगल होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा गलत है यहाँ पर चीजों को समझिएगा आप सिर्फ। तो सूर्य के सबसे निकटतम है कौन सा, बुध ग्रह आता है, सबसे निकट तारा बुध ग्रह। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है, बुध ग्रह आता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल ना होने के कारण क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर दिन में तो इतना हाई हो जाता है, जो सूर्य की सीधे सीधे किरणें पड़ती है उस बुध ग्रह के ऊपर, तो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है एकदम हाई लेवल पर होता है, ठीक है। कितना होता है, तो 430 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ पर पृथ्वी पर देखिए 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि आदमी तिलतिलाने लगता है कि बहुत गर्मी है, 9 तपा चल रहे हैं, ठीक है। 45 डिग्री पर आदमी पसीने छूट जाते हैं। सोचिए वहां पर 430 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है दिन में। और क्योंकि वायुमंडल नहीं है तो वहां पर क्या होता है, उष्मा वहां पर अवशोषित नहीं होती है, वहां पर टेम्परेचर रुकता नहीं है। इसीलिए रात में क्या हो जाता है, -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि दिन में अगर वहां पर आप चले गए तब भी मरोगे, रात में जाओगे तब भी मरोगे। हमारे यहाँ कोई भी, जैसे अपने पृथ्वी पर क्या होता है, कोई भी जो बर्फ होती है, यानी कि जो आइस को हम जमाने के लिए क्या करते हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर, बट वहां पर -180 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। सोचिए क्या हाल होगा अगर वहां पर आप लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, तो याद हो गया ना। वायुमंडल ना होने के कारण ही क्या होता है, अब देखो टीचर्स के आते हैं वो बता देते हैं कि उसका जो दिन में टेम्परेचर होता है 430 होता है, रात में टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस का वो भी, ठीक है। बट मैंने आपको क्या बताया, क्यों होता है उसका रीजन भी तो पता होना चाहिए, आखिर होता क्यों है। तो वायुमंडल नहीं है वहां पर ऊर्जा रोक कर कोई नहीं रख सकता, इसीलिए क्या है वहां पर क्या है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा हो जाता है दिन का, रात में बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है, यह सबसे तेज परिक्रमा करता है। देखो बुध ग्रह क्या होता है, बुध ग्रह के पास मतलब क्योंकि सूर्य के सबसे पास में कौन सा है, बुध ग्रह है, तो सबसे पहले भी चक्कर कौन लगाएगा सूर्य का, तो वो कौन लगाएगा, बुध ग्रह। यानी कि 88 दिन में एक चक्कर कंप्लीट करके अपने घर लौट आता है। बात करते हैं दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होता है, बता दिया मैंने। क्या पृथ्वी के आकार से लगभग 18 गुना छोटा है। यानी कि अगर मान कर चलिए ये ये अपना क्या है, इतना सा पॉइंट दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये छोटा सा पॉइंट क्या है, बुध है, तो इसका 18x 18 गुना, 18 गुना क्या है, पृथ्वी है, याद रखिएगा। यानी कि पृथ्वी से क्या है, 18 गुना छोटा है अपना बुध ग्रह। आगे बढ़ते हैं, शुक्र ग्रह की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं वीनस। शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं, वीनस बोलते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। दूसरा, इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। देखिए मॉर्निंग स्टार यानी कि इसको हम भोर का तारा बोलते हैं, हिंदी में भी याद रखिएगा क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम से ही होंगे ज्यादातर लोग। भोर मंडल, वो भोर का तारा, भोर का तारा किसको बोलते हैं, वीनस को बोलते हैं, यानी कि शुक्र ग्रह को बोलते हैं। याद रखिएगा शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं, भोर का तारा। इवनिंग स्टार का मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं सांझ का तारा, सांझ का तारा, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार यानी कि भोर का तारा और इवनिंग स्टार यानी कि सांझ का तारा इसको बोला जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। देखो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का क्या बोलता है, जुड़वा बहन। यहाँ पर एक आगे देखते हैं, जो शुक्र है यानी कि वीनस है अपना, वीनस, वीनस है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर वीनस को हम क्या बोलते हैं, भोगिनी बोलते हैं, भोगिनी, भोगिनी बोलते हैं। भोगिनी के साथ में इसको हम क्या बोलते हैं, सांझ का तारा, सांझ का तारा, इवनिंग, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार। भोर का तारा, भोर का तारा, तो इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। इसी के साथ में इसको हम बोलते हैं जुड़वा बहन, जुड़वा बहन। ये क्या है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह यानी कि वीनस को कहा जाता है, ठीक है। भोगनी किसको कहा जाता है, तो भोगनी कहा जाता है वीनस को। बात करते हैं सांझ का तारा किसको कहते हैं, तो वीनस को कहते हैं। भोर का तारा किसको कहते हैं, तो
वीनस को कहते हैं, यानी शुक्र ग्रह को कहते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वीनस है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये सबसे गर्म ग्रह कैसे हुआ, क्योंकि सूर्य के सबसे पास में तो बुध ग्रह आता है, यानी कि मरकरी आता है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर तो वहां होना चाहिए ना, तो ये सबसे ज्यादा गर्म कैसे हो गया, ये तो आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा। अब यहाँ पर समझते हैं थोड़ा, देखिए आगे। मैंने अभी क्या बताया, जो अपना टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा किस ग्रह का है, तो वो वीनस का है, मैंने अभी बताया। लेकिन ऐसा क्यों है, मैंने अभी बताया था कि जो अपना बुध ग्रह होता है उसमें क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल नहीं है। अब जब वहां पर वायुमंडल नहीं है कोई, क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास तो है लेकिन इसके पास कोई वायुमंडल नहीं है, तो ये अपने पास ऊर्जा को रोक कर नहीं रख पाता है। बट क्या है, वीनस वीनस के पास अपना वायुमंडल है, वीनस के पास अपना वायुमंडल है, तो इसलिए वो क्या करता है, उसका वातावरण है उसके पास, यानी वायुमंडल है, वायुमंडल है। अब जब उसके पास वायुमंडल है, तो वायुमंडल होने के कारण क्या होता है, वो जितनी भी मतलब ऊर्जा आती है उसको रोक करके रख लेता है अपने पास, इसलिए वो सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है और पास में भी पड़ता है, तो उसके पास जितना टेम्परेचर आता है अपने पास मतलब समेट कर रख लेता है और गर्म होता चला जाता है, गर्म हो गया, ठीक है। इसलिए इसको सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बोलते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि जुड़वा बहन भी बोलते हैं इसको। यह सूर्य की परिक्रमा उल्टी दिशा में करता है। मैंने अभी जब ग्रह के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बोला था शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह जो होता है वो क्या करते हैं, उल्टा चक्कर लगाते हैं। बाकी जो क्या होते हैं, बाकी जितने भी ग्रह होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, और शुक्र और अरुण वो दोनों क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा उल्टी दिशा में करता है। वायुमंडल में 95% से अधिक क्या होती है, CO2 पाई जाती है। याद रखिएगा, वहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, वहां पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वहां पर क्या है, मतलब CO2 ज्यादा पाई जाती है, और हमारे लिए CO2 बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। जहां पर हमें ऑक्सीजन मिलेगी वहां पर हम जीवित रह सकते हैं, बाकी कहीं पर नहीं, ठीक है। बात करते हैं अपने अक्ष पर 243 दिनों में तथा सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है। देखो, पृथ्वी मतलब कोई भी ग्रह होता है तो दो तरीके से राउंड करता है, एक तो अपनी जगह पर घूमता रहता है और एक होता है सूर्य के चक्कर लगाता है। तो जब वो अपनी जगह पर घूम रहा होता है, यानी कि अपने अक्ष पर घूम रहा होता है, तो 243 दिन में क्या करता है, अपना एक पूरा चक्कर काटता है। बात करते हैं सूर्य की जब परिक्रमा करता है तो 225 दिन लगते हैं उसको। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका मतलब अपने अक्ष पर भ्रमण, मतलब अपने अक्ष पर चक्कर और सूर्य का चक्कर दोनों ही क्या होते हैं, सूर्य के जो परिक्रमा लगाता है दिन में पूरा करने के लिए क्या होता है, समान रूप से, मतलब सॉरी अपने अक्ष पर 243 दिनों में और सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। बात करते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं। मैंने बताया यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, CO2 पाई जाती है, तब भी नहीं रह पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की, तो यहाँ पर बादल पाए जाते हैं, यहाँ पर भी हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक एसिड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे पृथ्वी के बारे में, अपनी जहाँ पर हम लोग रहते हैं, अपना जहाँ पर जीवन है, यहीं पर कठिनाइयां हैं, हर चीज देखने को मिलती है, तो पृथ्वी इसको पढ़ते हैं। तो सौर मंडल का एकमात्र रहने योग्य क्या है, ग्रह है। बात कर लेते हैं अगर कि पृथ्वी पर मतलब जीवन कहाँ संभव है, एकमात्र जीवन संभव है तो पृथ्वी के ऊपर है। 8 ग्रहों में सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही है। बात करते हैं, इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अब नीला ग्रह क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 71% क्या है, भाग में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो इसीलिए इसको नीला ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी का धात्विक भाग क्या होता है, सबसे अधिक, धात्विक भाग नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनत्व, ठीक है, घनत्व, ठीक है। तो पृथ्वी का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बात करते हैं, यह अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यह अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी के पास है वो क्या है, अपना चंद्रमा है। चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है। जब भी हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा पूरा कभी हमें दिखाई ही नहीं देता है, उसकी सिर्फ एक साइड दिखाई देती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर लिखा होगा, नहीं लिखा है, तो क्या होता है कि जब जो अपना चंद्रमा होता है वो चक्कर काटता है अपना, और जब पृथ्वी के चक्कर लगाता है और अपनी जगह पर जब घूमता है तो दोनों की जो टाइमिंग होती है वो समान होती है, इसलिए हमेशा क्या होता है, उसका जो
एक साइड होती है वही हमको दिखाई देती रहती है, ठीक है, आगे पीछे हो ही नहीं पाता है। बात करते हैं चंद्रयान मिशन 3 की। तो चंद्रयान मिशन जो 3 था वो कब लॉन्च किया गया? 23 अगस्त को लॉन्च किया गया था, ठीक है। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर के वो सफल लैंडिंग करवाई गई थी, किसकी? चंद्रयान 3 की। और 23 अगस्त को ही हम क्या मनाते हैं? स्पेस डे के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्पेस डे। तो स्पेस डे कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 23 अगस्त को, ठीक है। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना, भारत ही एक, ठीक है। तो भारत एक ऐसा मतलब देश था जो सबसे पहले क्या हुआ, दक्षिणी ध्रुव पर जिसने सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने मंगल ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मार्स के बारे में पढ़ते हैं। इसे लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लेनेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, और आयरन ऑक्साइड का जो रंग होता है वो लाल होता है। यह 25 डिग्री झुका हुआ है। मार्स जो है अपनी धुरी पर 25 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। बात करते हैं ओलंपस मून्स। ओलंपस मून्स सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब यहाँ पर काफी बच्चे क्या होते हैं, मतलब कंफ्यूजन उनके मन में रहता है, हम आज कंफ्यूजन आपकी दूर करते हैं। देखिए, ओलंपस मून्स सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। अब दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, और एक पूछा जाता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है। दोनों का नाम ही ओलंपस मून्स है, याद रखिएगा। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये पर्वत भी है, ज्वालामुखी भी है, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखो, जो अपना ओलंपस, ये जो है ओलंपस मून्स, जो अपना ओलंपस मून्स है, ये क्या है? एक ज्वालामुखी ही है। क्या है? ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। बट इससे जो मलबा निकला, जिससे कि और धीरे धीरे वो मलबा जो था इकट्ठा होता रहा, इकट्ठा होता रहा, इकट्ठा होता रहा, और उसने इतनी ऊंचाई ले ली कि वो एक पर्वत के समान हो गया। इसीलिए क्या होता है, जब भी क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तब भी आपको ओलंपस मॉन्स का टिक मारना है। और अगर पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तब भी क्या होगा? ओलंपस मॉन्स होगा। बात करते हैं मंगल ग्रह पर सबसे जो विशाल घाटी कौन सी है, बेले कौन सी है? तो बेस मेरियनिस, ठीक है, बेस मेरीनेरिस, ठीक है। ये क्या है अपना मार्स मंगल ग्रह पर क्या है? सबसे बड़ी घाटी है। इसके दो उपग्रह होते हैं। देखो, ये दोनों उपग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। तो पूछा जाता है कि मंगल ग्रह के कौन कौन से उपग्रह हैं। एक होता है फोबोस, एक होता है डोमोस, ठीक है। फोबोस और डिमोस। डिमोस जो होता है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। आपसे अगर पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा था? तो बुध था। सबसे छोटा उपग्रह की बात करी जाए तो डिमोस है, ठीक है। मंगल ग्रह कौन कौन से दो उपग्रह हैं? तो एक तो अपना आता है डिमोस, एक आता है फोबोस, ठीक है। याद रखिएगा इन चीजों को। बात करते हैं मंगलयान पर, जो मंगल ग्रह पर मिशन जो छोड़ा गया था। भारत का मंगलयान मिशन 2014 में सफल हुआ था। तो मंगलयान मिशन जो था 2014 में सफल हुआ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मोम, MOM के नाम से जानते हैं, ठीक है। MOM यानी कि मंगलयान मिशन 2014 था। वो कब मतलब 2014 में सफल होता है। भारत पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बना। बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने ट्राई किया कि मंगल ग्रह पर बहुत मतलब लैंडिंग करवा पाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन भारत ने अपनी पहली बार में ही इस मतलब सफलता को हासिल कर लिया था, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। अब देखो, बृहस्पति ग्रह जो है इस कौन सी श्रेणी में आता है, ये आप लोग बताएंगे। तो मैंने अभी बताया था कि जोवियन श्रेणी में आते हैं। क्या किसमें? जोवियन प्लेनेट है। ये कौन सा है? जोवियन प्लेनेट है, ठीक है, जोवियन प्लेनेट, याद रखिएगा। तो बात करते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो आता है बुध। दूसरी बात आती है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो वो आता है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर बोलते हैं जिसको, ठीक है। बात करते हैं इसका घूर्णन सबसे तेज है, यानी कि जो ये अपनी धुरी पर घूमता है, इसका जो अपनी धुरी पर घूमने का जो टाइम है वो कितना है? 9 घंटे 55 मिनट। 9 घंटे 55 मिनट में ये क्या करता है? अपनी धुरी को पूरा चक्कर काट मतलब अपनी धुरी का पूरा चक्कर लगा लेता है। यहाँ पर क्या है? ग्रेट रेड स्पॉट, विशाल तूफान है। यानी कि देखो, हर जगह तूफान आते हैं,
तो जुपिटर पर जो सबसे बड़ा विशाल तूफान आया उसका नाम क्या है? ग्रेट रेड स्पॉट। याद रखिएगा, ये फैक्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दिया है, यहाँ पर भी लिख दिया है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है, ठीक है। बात करते हैं बृहस्पति के क्या है उपग्रहों के बारे में, किसके? जो बृहस्पति के उपग्रह होते हैं। तो वैसे तो बृहस्पति के उपग्रह जो हैं, जो मून हैं इसके, क्या मून, मून यानी कि उपग्रह, तो इसके उपग्रह कितने हैं? 79। बट मैंने जब गूगल किया तो वहां पर हमें देखने को मिले कितने? 101, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शायद वर्तमान में अब कितने हो गए? 101। पहले कितने थे? 79, जो अभी तक ज्ञात हुए हैं, ठीक है। उन ज्ञात में क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। एक तो है लो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। ये चार हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या? उपग्रह हैं, किसके हैं? जुपिटर के हैं, यानी कि बृहस्पति के हैं। तो लो हो गया, यूरोपा हो गया, गैनीमेडे हो गया और कैलिस्टो हो गया। और जो गैनीमेडे है ये क्या है? मतलब सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। अब क्वेश्चन आप लोगों से है, बताइए कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? अभी मैंने बताया था, कौन सा? डिमोस। किसका था? मार्स का, यानी कि मंगल का था, ठीक है। बात करते हैं जब सबसे बड़े की, तो गैनीमेडे है। कहाँ का है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, कौन सा? गैनीमेडे। बात करते हैं इसके अभी तक कितने उपग्रह थे? 79। अब शायद हो गए हैं कितने? 101, ठीक है। बात करते हैं यह गैसीय अवस्था में है और यहाँ सल्फर की अधिकता होती है। अगर पूछा जाए कि सल्फर कौन से ग्रह पर पाया जाता है, तो सल्फर जो पाया जाता है वो कौन से ग्रह पर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है उसके जुपिटर के ऊपर, यानी कि बृहस्पति के ऊपर, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम, अब आते हैं अपने शनि ग्रह के ऊपर, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको विजुअल हो जाए अच्छे से, ठीक है। आप लोग बताइएगा, कल जो हमने क्लास करी थी उसमें ज्यादा मजा आया कि आज की क्लास में मजा आया है? मैंने आपसे स्टार्टिंग में ये बोला था, आप लोग सिर्फ 5 दिन दे दीजिए, 5 दिन में जो मेरा फ्लो बन जाएगा आप लोगों के साथ, और आप लोगों का भी मन लगने लगेगा मेरे साथ पढ़ने में, ठीक है। मजे देखो भी आएंगे। तो बात करते हैं अपने शनि ग्रह के बारे में, यानी कि सैटर्न ग्रह के बारे में। तो यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। क्या है? सबसे कम घनत्व। इसका मैंने अभी बताया था, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का है। और सबसे कम घनत्व किसका है? तो वो अपना आता है शनि ग्रह का। कितना है? 0.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। कम घनत्व होने के कारण पानी में तैर सकता है। मान लेते हैं, एक कल्पना करते हैं हम लोग। कल्पना कैसी करते हैं कि एक इतना बड़ा तालाब हो, इतना बड़ा तालाब हो, या कोई इतना बड़ा बर्तन हो, जिसमें हम सैटर्न को उठा करके, यानी कि जो शनि ग्रह है उसको उठा करके उसमें डाल दें, तो कैसे तैरेगा? जैसे नाव तैरती है उस तरीके से तैरेगा, ठीक है। तो इसका घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है, और पानी में ये तैर सकता है। इसी कारण इसके चारों ओर 7 सुंदर बले होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या होते हैं? 7 बले होती हैं। जैसे ये, इनको बले बोलते हैं। ये जो आपको रिंग ऐसे दिखाई दे रही है, रिंग, बले को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो रिंग है, ये कितनी होती है? तो 7 होती है, ध्यान रखिएगा। कितनी रिंग होती है? 7 रिंग होती है। 7 रिंग किसकी होती है? किसकी होती है बताइए? शनि ग्रह की होती है, ठीक है। शनि ग्रह की कितनी होगी? 7 रिंग। देखो, इसको नाम दिया जाता है ए रिंग, ए रिंग, सॉरी, ए रिंग, बी रिंग, सी, डी, ई, एफ, जी। इस टाइप से क्या होती है? 7 रिंग होती है, ठीक है। बात करते हैं इसके 146 उपग्रह हैं, जो इसे सौर मंडल का सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बनाते हैं। तो बात करते हैं अगर हम कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस प्लेनेट के हैं, तो किसके हैं? तो शनि ग्रह के हैं, यानी कि सैटर्न के हैं। दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो अपना जुपिटर आता है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके होते हैं? तो जोवियन ग्रह के होते हैं, ठीक है। चंद्रमा किसका है? तो पृथ्वी का है। 146 उपग्रह किसके हैं? तो अपने शनि ग्रह यानी कि सैटर्न के हैं, ठीक है। जब 146 उपग्रह इसके हैं, तो बात यह है कि सौरमंडल का सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह भी यही है। बात करते हैं इधर, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो शनि के हैं। शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं कितने? 146। इन 146 में, ये जो 146 दे रखे हैं, इनमें टाइटन, कौन सा? टाइटन। ये जो टाइटन दिया है, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं आगे, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो।
हम प्रॉब्लम नहीं लेंगे लेकिन आप लोगों को ना देंगे। देखिए, अब बात करते हैं अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस की। ठीक है, यूरेनस क्या है? एक बर्फीला दैत्य ग्रह, इसको बोलते हैं बर्फीला दैत्य ग्रह। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, बर्फीला क्षेत्र रहता है पूरा। ठीक है, ये आपके सामने फिगर लगा हुआ है किसका? यूरेनस का। बात करते हैं इसकी खोज किसने करी थी। खोज किसने करी थी किसकी? अरुण ग्रह की। तो इसकी खोज विलियम हार्सल ने 1781 में की थी। ठीक है, इसे लेटा हुआ ग्रह यानी कि रोलिंग स्टार या लेइंग स्टार, इसको क्या बोलते हैं? लाइंग स्टार। ठीक है, लेइंग स्टार। ठीक है, इसको रोलिंग प्लेनेट या लेइंग स्टार के नाम से जानते हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। लेटा हुआ ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपनी धुरी पर 98 डिग्री झुका हुआ है। देखिए किस तरीके से ये झुका हुआ है। ठीक है, देखो मैंने बात करी थी अभी, जो बले होते हैं यानी रिंग किस में पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह में पाए जाते हैं। लेकिन अरुण के पास भी अपने बले होते हैं। याद रखिएगा, अरुण के पास भी क्या होते हैं? बले होते हैं, रिंग होती है इसके पास में। ठीक है, तो क्योंकि यह अपनी धुरी पर 98 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए इसको हम लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं? अरुण ग्रह को बोलते हैं। या क्लॉकवाइज घूमता है। मैंने अभी शुरू में भी बताया था, बीच में भी बताया कि जो अपना मंगल ग्रह को अपना शुक्र ग्रह है और जो यूरेनस है, तो इन दोनों, ये दोनों क्या होते हैं? क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? मीथेन गैस पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है, इस कारण इसका रंग जो होता है कैसा होता है? नीला होता है। याद रखिएगा, मीथेन गैस के कारण क्या होता है? इसका रंग नीला होता है। मीथेन के कारण इसका रंग नीला होता है। यहाँ पर लिखा भी है रंग और संगठन, यानी कि मीथेन गैस के कारण यह हरा नीला दिखाई देता है। मीथेन गैस के कारण क्या होता है? हरा और नीला दिखाई देता है। ठीक है, मीथेन गैस यहाँ पर लिखा हुआ है। बात करते हैं इसके उपग्रह के बारे में। तो इसके जो उपग्रह है वो कितने? 27 है। यूरेनस के कितने हैं? 27 उपग्रह हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जो उनका उपग्रह है वो क्या है? ट्राइटेनिया। ट्राइटेनिया यानी कि ट्राइटेनिया जो है इसका उपग्रह है, किसका? यूरेनस का। ठीक है, याद रखिएगा 27 उपग्रह टोटल। आगे की बात करते हैं हम किसकी? वरुण की। भाई अरुण वरुण, देखिए नाम कितने अच्छे दे रखे हैं इन लोगों ने, अरुण और वरुण। ऐसा लग रहा है कि भाई भाई हो, और हैं भी भाई भाई, क्योंकि वो भी बर्फीला है, ये भी बर्फीला है। उसका रंग नीला है, इसका रंग नीला है। ठीक है, बात करते हैं वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून के बारे में। इसकी खोज 1846 में जॉन गार्ले ने करी थी। ठीक है, इसकी खोज कब करी करी गई थी? खोज जो थी इसकी 1846 में जॉन गार्ले ने की थी। सूर्य की परिक्रमा में सबसे अधिक समय किसको लगता है? तो नेपच्यून को लगता है। वरुण को लगता है कितने? 165 वर्ष लगते हैं। हमने क्या बोला? पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती है सूर्य का कितने दिनों में? 365 दिनों में। उसी तरीके से सूर्य का जो परिक्रमा करता है कौन? वरुण ग्रह, तो 165 साल लगते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? ट्रिटॉन है, ट्रिटॉन। इसका सबसे बड़ा जो ग्रह है, वो सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? ट्रिटॉन है। मीथेन गैस के कारण नीला दिखाई देता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अरुण अरुण ग्रह में भी, अरुण ग्रह में क्या था? उसमें भी क्या मीथेन गैस थी, तो नीला दिख रहा था। यहाँ सबसे तेज हवाएं चलती हैं कहाँ पर? तो वरुण वरुण ग्रह के पास में क्या होता है? सबसे तेज क्या होता है? हवाएं चलती हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं अब बोने ग्रह क्या होते हैं। बोने ग्रह, बोने ग्रहों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्योंकि प्लूटो जो था इसी से बाहर निकला है भाई, मतलब यहीं पर पहुंच गया है प्लूटो। तो बोने ग्रह और अन्य क्षेत्र क्या होते हैं? देखो, बोने ग्रह यानी कि डॉर्फ प्लेनेट। ठीक है, डॉर्फ प्लेनेट यानी कि बोने ग्रह कौन कौन से? प्लूटो हो गया, सेरेस हो गया। ठीक है, ये पता नहीं कौन सा लिखा हुआ है, गलत है। मान मा, माके मांग, इरास, ये वगैरह वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, मेन जो आपको याद रखने हैं प्लूटो और सेरेस, ये दोनों ही याद रखने हैं आप लोगों को। देखो, प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। देखो, जो प्लूटो था वो क्या कर रहा था? क्योंकि ग्रह होने के लिए एक कंडीशन होती है कि अपने ही धुरी पर तुमको क्या करना है? चक्कर लगाने हैं, और दूसरा परिक्रमा करना है तो अपने ही एक्सिस पर करना है। लेकिन ये जो प्लूटो था दूसरे की एक्सिस में घुस जा रहा था, इसलिए इसको हटा दिया गया 2006 में। बात करते हैं, ये छोटे आकार के ग्रह होते हैं। ये छोटे होते हैं, छोटा भी था, रास्ता भी काट रहा था, तो इसको निकाल करके बाहर फेंक दिया। जो सेरेस है, ये वाला सेरेस जो है एकमात्र बोना ग्रह है, एकमात्र ऐसा बोना ग्रह है जो कहाँ पर? एस्टेरॉइड बेल्ट याद करो, वहां पर कहाँ पर? जब सौरमंडल यानी कि जब जोवियन ग्रह और जो पार्थिव ग्रह उनके बीच में एक बेल्ट थी, जिसको बोलते थे क्या? एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, याद रखना। बात करते हैं काइपर बेल्ट के बारे में। काइपर बेल्ट यानी कि
वरुण ग्रह के बाहर स्थित बर्फीले पिंडों का क्षेत्र। देखो वरुण ग्रह है, यानी कि वरुण, ये जो वरुण ग्रह था अपना लास्ट ग्रह था, उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है वहां पर क्या होता है, बर्फीले क्या होते हैं, पिंड पाए जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, काइपर बेल्ट बोलते हैं। वहां पर छोटे छोटे पत्थरों की बेल्ट होती है। एक बात होती है ऊर्ट क्लाउड, ठीक है, ऊर्ट क्लाउड सौर मंडल की सबसे बाहरी सीमा, यानी कि वरुण ग्रह को पार करोगे, फिर काइपर बेल्ट को पार करोगे, उसके बाद जो सीमा आती है उसी को बोलते हैं ऊर्ट क्लाउड। यहीं से क्या होता है, धूमकेतु वगैरह आते रहते हैं। अब बात करते हैं, ये जो फिगर लगाया है मैंने, ये काहे का फिगर है मैं आपको बता दूं। देखिए इसको बड़ा करते हैं थोड़ा, देखिए देखने में सुंदर लग रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ सुंदर लग रहा है कि नहीं। अब ये सुंदर लगने का कारण क्या है, ये होता है अपना अरोरा, अरोरा। तो हमने जब अभी आपको बताया था कि अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, तो अरोरा क्या होता है, अरोरा इस टाइप से दिखता है, अगर हम पृथ्वी से देखते हैं तो अरोरा इस टाइप से देखने को मिलता है पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। बात करते हैं इसके आगे की थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़े क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। बाकी अगली क्लास में ट्राई करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट लेकर आए, यहाँ पर नॉर्मली क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए पहली बात करते हैं सौर मंडल का, सौर मंडल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह। तो बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। जल्दी से ऑप्शन आपके मतलब कमेंट में ऑप्शन धड़ाधड़ भरते जाइए, चलिए बताइए, मैं हट जाता हूँ साइड, बताइए बताइए कौन सा होता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो मैं भी बता दूं, ये होता है बृहस्पति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइए जो अपना किस ग्रह को भोर का तारा या सायंकाल का तारा कहा जाता है, जल्दी 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 कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। तो किस ग्रह को भोर का तारा बोला जाता है, भोर का तारा, सायंकाल का तारा। मैंने किसको बताया था, किसको बताया था, शुक्र को बताया था। शुक्र को ही क्या बोलते हैं, भोगनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भोगनी, जुड़वा बहन, ठीक है, जुड़वा, जुड़वा बहन, ठीक है। तो भोगनी हो गया, जुड़वा बहन हो गया, शुक्र को बोलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया, शुक्र ग्रह के सबसे नजदीक, सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए। तो क्या हुआ, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित, सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। बुध को, हाँ ठीक है, बुध ग्रह है। बुध क्या होता है, बुध 88 दिनों में क्या करता है, अपनी परिक्रमा पूर्ण मतलब सूर्य के चक्कर लगा देता है। आगे देखते हैं 45, ये 45 स्लाइड में चौथा क्वेश्चन है अपना। देखिए यहाँ पर क्या है, बताइए किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह, कहाँ पर लाल ग्रह क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, मैंने बताया था, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कहाँ पर है, तो वो हमें देखने को मिलता है मंगल ग्रह के ऊपर, तो मंगल इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, बताइए। मैंने अभी अभी बताया है, कंप्लीट किया है, तो बताइए किस उप, किस ग्रह के सबसे ज्यादा क्या है, उपग्रह हैं। तो सबसे ज्यादा किसके हैं, शनि के हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए, तो चंद्रमा है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो नंबर 7, ठीक है, नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जल्दी जल्दी बताइए। मैंने बताया था कौन कौन से, एक होता है शुक्र, यानी कि शुक्र ग्रह, शुक्र, और जिसको बोलते हैं अरुण, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, पूरब से पश्चिम घूमते हैं, क्या पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अगर हम वहीं पर बात करते हैं, और जितने भी प्लेनेट्स बचते हैं, जितने भी बाकी के प्लेनेट होते हैं, प्लेनेट, वो कैसा करते हैं, वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, पश्चिम से पूरब, ठीक है। फटाफट ये चीजें आपको रिवाइज करने के लिए है सिर्फ। तो पश्चिम से पूरब की ओर बाकी, और शुक्र और अरुण क्या होता है, पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम दिशा में कौन घूमता है, तो शुक्र ग्रह घूमता है, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं, नीला ग्रह किससे कहा जाता है, नीला ग्रह किससे कहा जाता है, तो नीला ग्रह किससे कहा जाता है बताइए, तो पृथ्वी को बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य का, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय ले लेता है, तो सभी लोग जानते ही होंगे, 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस ग्रह को पार्थिव पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है, ठीक है, बताया था अभी।
आगे देखते हैं, क्षुद्र ग्रह पेटी जो होती है किन दो ग्रहों के बीच में होती है? मैंने क्या बताया था, जो मंगल ग्रह हो गया और जो अपना बृहस्पति होता है, इन दोनों के बीच में क्या होती है? पेटी होती है। जैसे कि यहाँ पर ये मान लेते हैं ये मंगल है और यहाँ पर क्या है, ये जुपिटर है। इन दोनों के बीच में क्या होती है? इस टाइप से ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर क्या होती है? बेल्ट, पूरी बेल्ट होती है। इस बेल्ट को ही क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? मैंने अभी इसका कंफ्यूजन आप लोगों को दूर कर दिया कि सबसे ज्यादा जो गर्म ग्रह है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, वो कौन सा है? वीनस है। ठीक है, तो वीनस 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 का वीनस होता है। वीनस को क्या बोलते हैं? शुक्र बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट बले दिखाई देते हैं? किसके सामने दिखाई देते हैं? शनि के सामने दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं, सूर्य क्या है? तो तारा है। आगे देखते हैं, किस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक मानी जाती है? ठीक है, किस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक मानी जाती है? तो कहां पर मानी जाती है? तो मंगल ग्रह पर मानी जाती है। बात करते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बोना ग्रह। आगे देखते हैं, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो मैंने बताया था न्यूक्लियर फिजन। क्या बोला था? न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन का मतलब हो गया नाभिकीय संलयन। ठीक है, ऑप्शन सी। बात करते हैं सबसे तेज परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा परिक्रमा, तेज परिक्रमा किसकी होती है? ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। आगे देखते हैं, सबसे धीमी घूर्णन गति वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा धीमी घूर्णन गति सबसे धीमी कौन करता है? ये भी आप लोगों के SW है। ठीक है, आगे देखिए, कॉस्मोलॉजी किसका अध्ययन करता है? कॉस्मोलॉजी, ये मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया, कॉस्मोलॉजी किसका होता है? तो ब्रह्मांड का होता है। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क ही है। आगे देखते हैं, हेली पुष्टल तारा, हेले कोमेट कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। आगे देखते हैं, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? सबसे कम किसका बताया था मैंने? शनि का बताया था, यानी कि इसको हम पानी में तैरा सकते हैं। बात करते हैं, किस ग्रह को लेटे हुए ग्रह की उपाधि दी जाती है? यानी कि लाइंग स्टार किसको बोलते हैं? अभी मैंने बताया था लाइंग स्टार किसको बोलते हैं? तो अरुण को बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? हम, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि किस चीजों को, और इसके बारे में सूर्य ग्रहण वगैरह के बारे में अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग तैयार होकर के कल की मतलब अपनी नोटबुक लेकर के कल बैठ जाना। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? सूर्य ग्रहण वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, इन सब के बारे में कल आपको फुल जानकारी मिलने वाली है। तो तब तक के लिए क्या करते हैं, इस क्लास को आज के लिए यहीं पर बंद करते हैं। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पूरी अगर कक्षा में बैठे रहते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है, बाकी टेक केयर, बाय बाय।